हेलो बच्चों। आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 8 पाठ 4 भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजों ने भारत की विशाल साम्राज्य पर कब्जा जमाने के बाद उस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के तरीके तैयार किए। प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी की 100 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान भारत पर कंपनी की पकड़ को बनाए रखा और उसे सुदृढ़ करने की प्रशासनिक नीति में अक्सर बदलाव आता रहा। अंग्रेजी शासन का प्रशासनिक ढांचा इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। सबसे अधिक जोर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने पर दिया जाता था, जिससे बिना रुकावट के भारत के साथ व्यापार किया जा सके तथा उसके भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक लाभ अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा सके। अंग्रेजों ने ये जो शासन चलाया था उसी के अनुसार उन्होंने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था, जिसको हम दैत्य शासन व्यवस्था भी कहते हैं, बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था, रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की। इस व्यवस्था में कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य था और नवाब के पास राज्य की कानून व्यवस्था तथा राज्य के विकास कार्यों की जिम्मेदारी थी। कंपनी के पास अधिकार थे परंतु कोई दायित्व नहीं, जबकि नवाब के पास दायित्व थे परंतु अधिकार नहीं। इसी दौरान 1769 से 70 ईस्वी में अकाल पड़ने के कारण बंगाल की जनता की कठिनाई और भी बढ़ गई। जनता को राहत पहुंचाने का कोई कार्य नहीं किया गया था। इससे इंग्लैंड में कंपनी की बहुत आलोचना हुई, परंतु कंपनी के अधिकारी अधिक धन कमाने में लगे रहे। कंपनी के अधिकारियों की कीमती उपहार में काफी धन प्राप्त हो रहा था। निजी व्यापार से भी वे काफी धन कमा रहे थे। कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटेनवासी मांग करने लगे कि कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता के मापदंड निश्चित किए जाएं तथा कंपनी के अधिकारियों से आय व्यय का लेखा जोखा लिया जाए। इंग्लैंड वासी ये कहने लगे कि जो वहां अधिकारी नियुक्त हैं उनसे प्रतिवर्ष लेखा जोखा लिया जाए। इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कंपनी घाटे में जा रही थी। अब ऐसी स्थिति आ गई कि कंपनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से लगभग 10 लाख पाउंड ब्रिटिश मुद्रा के ऋण की मांग करनी पड़ी। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद में इस बात की जोरदार मांग होने लगी कि कंपनी एवं उसके अधिकारियों के कार्यों की देखरेख, उनके लेखे जोखे, उनकी योग्यता, नियुक्ति आदि के लिए पूर्व कानून में परिवर्तन किया जाए। जो पूर्व में पहले कानून बनाए गए थे उसमें परिवर्तन किया जाए। साथ साथ कंपनी की गतिविधियों पर प्रभावी सरकारी नियंत्रण के लिए कानून बनाए जाएं। ब्रिटेन के नए उद्योगपति जो व्यापार पर कंपनी के एकल अधिकार से असंतुष्ट थे, जो नाराज थे कि एकल अधिकार नहीं होना चाहिए, उन्होंने भी कंपनी के कानूनों में बदलाव का समर्थन किया। इन्हीं कारणों से निम्नलिखित एक्ट या धारा बनाए गए। भारत में वैधानिक विकास का प्रारंभ, रेगुलेटिंग एक्ट बना। कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। कंपनी के डायरेक्टरों से कहा गया कि पहला नंबर जो था वे कंपनी के राजनैतिक, व्यापारिक, असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी तथ्य ब्रिटिश संसद के सामने रखा करें। दूसरे नंबर पर कंपनी के अधिकारी अतिरिक्त धन न कमाएं, इसके लिए आवश्यक हो गया कि इंग्लैंड वापस लौटने पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। जो भी नियुक्त थे अधिकारी, वे इंग्लैंड वापस जब पहुंचे तो अपनी संपत्ति, कितनी संपत्ति उन्होंने कमाया उसका ब्यौरा दें। तीसरे नंबर पर इस एक्ट के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। पिट्स इंडिया एक्ट विलियम
वहाँ के जो युवा प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स, उनके नाम पर रखा गया। ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। व्यवसायिक मामलों में कंपनी की स्थिति यथावत रखी गई। इस कानून के द्वारा ही प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया, जिसके आधार पर 1857 ईस्वी तक भारत में कंपनी का शासन चलता रहा। ब्रिटिश संसद ने कुछ चार्टर एक्ट पास किए जो निम्नलिखित हैं। पहला एक्ट चार्टर एक्ट 1793, उसमें यह अधिकार था, इस एक्ट से गवर्नर जनरल और गवर्नरों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपनी परिषदों के फैसलों को बदल सकते हैं। इसके अनुसार मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण भी बढ़ा दिया गया। दूसरा चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में जो आया, इस एक्ट से चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। जो एकाधिकार था, जो मतलब उस पर नियंत्रण कुछ लोगों का था, तथा ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली। भारत में शिक्षा के प्रसार पर व्यय हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। 1813 चार्टर एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के निदेशकों के पास ही बना रहा, परंतु उसमें ब्रिटेन की सरकार की स्वीकृति आवश्यक हो गई। चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में इस एक्ट से चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। जो चाय का एकाधिकार था कंपनी का, उसको समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजी राज्य प्रशासन चलाने का ही कार्य रह गया। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों से कानून बनाने का एक अधिकार छिन गया। चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी में इस एक्ट से गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए जो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किए जाते थे। परिषद ने कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका का भी रूप धारण कर लिया। इससे कंपनी शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया। कंपनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु नागरिक सेवा सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा व्यवस्था भी की। इस प्रकार उक्त सभी चार्टर अधिनियमों का परिणाम यह हुआ कि भारत में अंग्रेजी राज पर कंपनी के निदेशकों के प्रशासनिक अधिकार घटते गए और धीरे धीरे उस पर ब्रिटिश सरकार का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी के शासन 3 मुख्य आधार थे: नागरिक सेवा सिविल सर्विस, सेना तथा पुलिस और न्याय व्यवस्था। ब्रिटिश भारत में हर जिले में राजस्व वसूली के लिए कलेक्टर, कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पुलिस सुपरिटेंडेंट, अधीक्षक और न्याय व्यवस्था के लिए एक जज होता था। ब्रिटिश भारत में इन पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। कंपनी के शासकों ने हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों, रीति रिवाजों, विवाह आदि से संबंधित कानून में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। उनके लिए पूर्व प्रचलित कानूनों के आधार पर न्याय किया जाता था। 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। उसके पश्चात प्रांतीय तथा जिला अदालतों की भी स्थापना की गई। इस न्याय व्यवस्था में कानून के अनुसार न्याय किए जाने पर बल दिया गया, किंतु यूरोपियों और भारतीयों के लिए समान कानून नहीं थे। उनके न्यायाधीश भी अलग होते थे। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण, प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ती गई तो यह महसूस किया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों को भारत की शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, भाषाओं तथा परंपराओं से भली भांति परिचित होना चाहिए। इन विषयों की शिक्षा देने के लिए 1801 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। सन 1853 में नागरिक सेवा में भर्ती होने के लिए भारतीयों के लिए नागरिक सेवा प्रतियोगिता आरंभ की गई। 1853 में नागरिक सेवा में भर्ती होने के लिए भारतीयों के लिए नागरिक सेवा प्रतियोगिता आरंभ की गई। उसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। 1853 में इस प्रतियोगिता में प्रवेश की उम्र 23 वर्ष थी।
किंतु 1863 में प्रवेश की उम्र 23 वर्ष से घटा करके 21 वर्ष तथा 1876 ईस्वी में 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई। इस परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। इस कारण भारतीयों के लिए नागरिक सेवा में चयन कठिन हो गया। शिक्षा और सामाजिक सुधार। अंग्रेजों ने 1781 ईस्वी में कोलकाता में एक मदरसा और 1792 ईस्वी में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति की जानकारी कराना था। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में बदलाव लाना चाहते थे। वे यह मानते थे कि भारतीय नए ज्ञान विज्ञान तकनीकी आदि को सीखें, जिसके लिए अंग्रेजी सीखना अनिवार्य था। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी शिक्षा की मांग की। आइए हम ये देखते हैं कि राजा राम मोहन राय जी ने उस समय क्या लिखा था अंग्रेजों को, क्या चिट्ठी में था। हमें पता चला है कि सरकार पंडितों के संरक्षण में एक संस्कृत पाठशाला खोल रही है, जिसमें ऐसा ज्ञान दिया जाएगा जो भारत में वैसे ही चला आ रहा है। ऐसी पाठशाला युवाओं के दिमाग में सिर्फ व्याकरण के बारीक नियमों और दूसरे लोक का ज्ञान भर सकती है, और ऐसा कुछ नहीं दे सकती है जो विद्यार्थी या समाज के लिए व्यवहारिक रूप से उपयोगी हो। चूंकि सरकार का उद्देश्य स्थानीय लोगों को बेहतर बनाना है, इसलिए वह गणित, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर रचना शास्त्र और दूसरे उपयोगी विज्ञान को बढ़ावा दे। यह काम यूरोप में शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करके और पुस्तकों और उपकरणों से सुसज्जित कॉलेज बनाकर पूरा किया जा सकता है। यह पत्र उन्होंने 11 दिसंबर 1823 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी ने लिखा था। उधर अंग्रेज सरकार खुद समझने लगे थी कि अगर उसे भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की बहुत जरूरत होगी। यह सोचकर अंग्रेज सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा फैलाने की योजना बनाई। फलतः सन 1835 में सरकार ने लॉर्ड मैकॉले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति घोषित की, जिसके तहत फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया और अंग्रेजी शिक्षा की मांग बढ़ती गई। अंग्रेजों ने और कानून में सुधार किया। भूमि सुधार। अंग्रेज सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी, भूमि कर, जो भूमि थी उसका कर लिया जाता वसूल करने के तरीकों पर विचार करने लगी। वारन हेस्टिंग्स ने यह नियम बनाया कि गांव की मालगुजारी वसूल करने के लिए किसी को ठेका दे दिया जाए, और यदि मालगुजारी वसूल करने वाले का काम ठीक न हो तो दूसरे व्यक्ति को यह काम सौंप दिया जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा में निम्न सुधार किए। उन्होंने एक अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन अस्थायी रूप से उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या अस्थायी बंदोबस्त कहलाता है। अब यही लोग जमीन के मालिक हो गए, किंतु यह स्वामित्व तभी तक रहता जब तक वे मालगुजारी देते रहते थे। उन्हें जमीन जोतने बोने वाले काश्तकारों को हटाने और उनसे जमीन छीन लेने का भी अधिकार था। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में प्रारंभ की गई। दूसरी व्यवस्था जो थी वो रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी जो प्रथा थी वो दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत माने किसानों को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था। थोड़ा सा रैयतवाड़ी प्रथा के बारे में हम और आपको बताना चाहते हैं कि यह रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास के प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू की। इसको थॉमस मुनरो, इसके तहत कंपनी तथा रैयतों के बीच सीधा समझौता संबंध था। इससे किसान राजस्व सीधे कंपनी को देते थे, न देने पर भूमि उनसे वापस ले ली जाती थी। तीसरी व्यवस्था थी जो भूमि से संबंधित महालवाड़ी प्रथा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांवों के समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी।
ये समूह महाल कहलाते थे, इसलिए इस प्रथा को महालवाड़ी प्रथा कहते हैं। सरकार महाल पर स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी। गांव की जो मुखिया होते थे उनको लंबरदार कहा जाता था, जिसका कार्य गांव से लगान वसूल करना था। जो लंबरदार थे वो गांव से लगान वसूल करते थे और कंपनी को कर देते थे। भारतीय उद्योगों का धंधों का विनाश। अंग्रेज भारत से कच्चा माल, सूत, कपास ले जाते थे तथा मशीनों से माल तैयार करते थे, जो कि हाथ से बने सामान से सस्ता होता था। वह तैयार माल को ज्यादा दाम में भारत में बेच देते थे। इसी कारण भारतीय उद्योग इंग्लैंड के उद्योग के समक्ष टिक नहीं पाए। इसी कारण भारतीय उद्योग धंधों का विनाश होने लगा। गुड बाय, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।